नमस्कार दोस्तों, अभी तक जेडीएम क्लासेस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। आज अपन चलेंगे ट्रांसफार्मर पार्ट फर्स्ट की तरफ, और पार्ट फर्स्ट में बेसिक जानकारी पढ़ेंगे और इसके बाद में पार्ट सेकंड में स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में बेसिक जानकारी के लिए, जैसे ट्रांसफार्मर होता क्या है, सामान्यतः एक अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए भी ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। जैसे 11 केवी लाइन है, उसको अगर 230 वोल्टेज में किलो वोल्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो भी ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। सामान्यतः ट्रांसफार्मर एक क्या होती है, स्टैटिक डिवाइस होती है। क्या होती है? स्टैटिक या स्थैतिक युक्ति। क्या होती है? स्थैतिक युक्ति। स्थैतिक युक्ति का मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है, इसलिए इसे स्टैटिक डिवाइस बोलते हैं। यहाँ समझो, जैसे कि आपके पास में एक मोटर है, मोटर के अंदर रोटर होता है, वो घूमने वाला पार्ट होता है, मगर इसमें ट्रांसफार्मर में क्या होती है, कोरें होती है और वाइंडिंग होती है, कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, इसलिए इसे स्टैटिक युक्ति या स्थिर युक्ति बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए इस स्थिर युक्ति के होने के कारण इसकी क्या होती है, दक्षता अधिक होती है। अगर आपको एफिशिएंसी पूछे दक्षता, तो क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो बेसिक जानकारी में अपन ने ये पढ़ा है कि जो ट्रांसफार्मर होता है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, परिणामित्र। ठीक है, जो कि एक वोल्टेज को स्टेप अप करता है और स्टेप डाउन करता है। वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप अप करता है और स्टेप डाउन करता है। स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए ट्रांसफार्मर का यूज होता है। सामान्यतः ट्रांसफार्मर आप सभी देखते हो, आपके घरों के पास में लगा होता है। देखो, दो टाइप के होते हैं, एक तो स्टेप अप होता है और एक स्टेप डाउन होता है। स्टेप अप में देखें तो जैसे कि अपने को 11 केवी है, 11 केवी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 230 किलो वोल्ट में, तो वो कौन सा होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, इसी टाइप में अगर अपन 230 किलो वोल्ट है केवी जो उत्पादित है, उसको 11 में चेंज करना है, तो वो क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ये है बेसिक जानकारी। आपका डायरेक्ट यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा कि ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर के डेफिनेशन में पूछे तो ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है। ट्रांसफार्मर को हिंदी में परिणामित्र बोलते हैं, और ये स्टेप अप और स्टेप डाउन दो टाइप में होता है। क्या होता है, विभाजित जो किया जाता है दो टाइप में किया जाता है। इसके बाद में बेसिक इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या होता है, दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। क्या होती है, दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। देखो, फर्स्ट वाइंडिंग जो होती है वो प्राइमरी होती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग, ये कहने का मतलब इस साइड में जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी वो तो किससे होगी, स्रोत से कनेक्टेड होगी। स्रोत का मतलब जो सप्लाई स्रोत दे रहे हैं अपन, या कौन सी जीएसएस से आ रही है या उत्पादन से आ रही है, कहाँ से जो आ रही है, जो जनरेट हो रही है इसके अंदर, जैसे जीएसएस है, जीएसएस से जो लाइन आ रही है वो इसके अंदर आ रही है प्राइमरी के अंदर, और सेकेंडरी के अंदर क्या होगा, हमेशा लोड होगा। क्या होगा, लोड। लोड का मतलब ये होता है बच्चों, लोड का मतलब यहाँ कोई अपन उपकरण लगा रहे हैं, कहने का मतलब क्या लोड है, क्या खर्च करेगा। ठीक है, तो ये होती है संरचना इसकी। क्या होती है, ये संरचना होती है। एक और इसमें विशेष चीज ध्यान रखने वाली ये भी है, इसमें आपको वो नियम भी फेल हो जाता है जो आपने ओम का नियम पढ़ा है। क्या, जो आपने ओम का नियम पढ़ा है। ओम का नियम क्या बोलता है, V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, बट इसमें क्या होता है, अगर V बढ़ेगा तो I क्या होगा, डिक्रीज होगा, न कि इंक्रीज होगा। इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा, कम होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें वो क्या हो जाता है, ओम का नियम रोंग हो जाता है। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अपन ने अभी तक जो पढ़ा है, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि अपन
एक एक चीज बेसिक तरीके से पढ़ेंगे जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, अभी तक आपको चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें। तो इसमें यह है ट्रांसफार्मर, जिसे परिणामित्र बोलते हैं। स्टैटिक युक्ति होती है, स्टैटिक युक्ति के कारण ही इसकी जो दक्षता होती है 98%, 99 भी आपका आ सकता है। ठीक है, ये होती है इसकी दक्षता। ठीक है, इसके बाद में इसकी जो संरचना है वो होती है, एक तो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, दूसरी होती है सेकेंडरी। ठीक है, इसके बाद में बेसिक जानकारी इसमें एक और है, जैसे कि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ये तो वाइंडिंग हो गई। इसका सिद्धांत पूछ सकते हैं, तो इसका सिद्धांत कौन सा होता है? अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण का मतलब म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन, या इसे बोल सकते हैं पारस्परिक प्रेरण। क्या बोल सकते हैं? पारस्परिक प्रेरण। या आपका आ सकता है सह प्रेरण। क्या आ सकता है? सह प्रेरण। ठीक है, तो क्या है? ये तीनों चीज आ सकती है, अन्योन प्रेरण, सह प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण। ये तीनों सिद्धांतों पे कार्य करता है। दूसरी बात आती है आपको बेसिक में, ये पूछा जा सकता है ट्रांसफार्मर किस पे कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस पे कार्य करता है? एसी पे करता है या डीसी पे करता है? एसी पे करता है या डीसी पे करता है? तो ट्रांसफार्मर हमेशा किस पे कार्य करता है? एसी पे कार्य करता है, न कि डीसी पे कार्य करता है। एसी पे कार्य करने का मतलब ये होता है कि इसके समानुपाती में क्या होगा? एक्सएल समानुपाती एफ होता है। एक्सएल समानुपाती क्या होता है? एफ होता है। कहने का मतलब एक्सएल, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रतिबाधा, जिसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ये आप सभी जानते हो। ठीक है, समानुपाती फाई एफ एन ये सूत्र होता है, मात्रक इसका ओम होता है। तो ये किसके समानुपाती होता है? एफ के समानुपाती होता है। अगर इम्पीडेंस ये चीज बढ़ जाएगी तो इसका मान भी एक साथ में बढ़ेगा। ठीक है, बट डीसी में क्या होता है? अगर इस चीज में बढ़ जाएगा, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, अनंत हो जाएगा, तो इसकी धारा भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और धारा ज्यादा हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? पर धारा ज्यादा हो जाएगी तो वो चीज जल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यूज नहीं करते हैं। तो समझ में आ गया होगा, एक्सएल समानुपाती होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इसमें क्या मान होगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ेगा। बट डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इसके समानुपाती नहीं होती है, एक्सएल के प्रतिबाधा के। ठीक है, प्रतिबाधा के समानुपाती नहीं होता है। यह चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि अगर प्रतिबाधा 0 होगी तो इसका क्या होगा? धारा जो होगी अनंत होगी। प्रतिबाधा अगर डीसी में माने 0 होगी तो धारा क्या होगी? अनंत होगी। अगर धारा अनंत होगी, एक सामान्य सी बात है, अगर धारा अनंत हो जाएगी तो वाइंडिंग जलेगी। ठीक है, तो फिर से मैं बता रहा हूं, ट्रांसफार्मर को परिणामित्र बोलते हैं। ये एक स्टेप डाउन और स्टेप अप करने के लिए काम में लिया जाता है। संरचना देखें तो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ठीक है, और ये जो नियम होता है अन्योन प्रेरण, सह प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, अब अपन कल जो पढ़ेंगे इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? जो अन्योन प्रेरण है या पारस्परिक प्रेरण है या सह प्रेरण है वो कार्य कैसे करता है। जैसे पॉइंटिंग में देखेंगे इसमें। ठीक है, ये जो मैग्नेट है इसके बीच में कितना बना रहा है, जैसे कि आपको लूप बना के दे दिया, ये है, इसके बीच जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कितना है और कैसे मान निकालते हैं, आपको इक्वेशन के माध्यम से समझाया जाएगा। सह प्रेरण का जो सिद्धांत है एकदम सही समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास अपनी इतनी रहेगी और नेक्स्ट अपन आगे की तरफ चलेंगे, जिसमें ई के समानुपाती एफ होता है, जो ईएमएफ समीकरण है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका सामान्य ये क्वेश्चन अगर दक्षता बड़ा पूछे तो 98 से 99 होती है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। आदर्श जो काल्पनिक होता है उसकी 100% होती है। या आपको आदर्श ट्रांसफार्मर का बोल दें तो उसकी क्या होती है? आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता हमेशा क्या होती है बच्चों? 100% होती है। क्या होती है? 100%। उसकी तो अपन कल्पना कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहे। ट्रांसफार्मर के जैसे पार्ट लगभग करीबन 15 पार्ट होंगे, तो 15 पार्ट में आपको एकदम बेसिक रूप में सिखाया जाएगा। अगर आपको इसमें किसी को किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि यहाँ मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं एकदम सोल्व करूँगा, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।